जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। मरुधरा की माटी में साहस की है शान। वाह। मरुधरा की माटी में साहस की है शान। यहीं के लाल भरते हैं मेहनत की ऊंची उड़ान। वाह। राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक, राष्ट्र से अंतर्राष्ट्रीय मंच तक बढ़ाते हैं मान। खेल जगत में भी गूंजता है राजस्थान का सम्मान। इसीलिए तो कहते हैं जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। नमस्कार खम्मा घड़ी साहब, मैं हूं प्रियदर्शनी मिश्रा और मेरे साथ में है मेरा छोटा लेकिन बेहद टैलेंटेड भाई अजहर, और हम दोनों मिलकर स्वागत करते हैं आप सभी का डीडी राजस्थान के इस अलबेलो से कार्यक्रम में, जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। तो भाई क्या हाल है अजहर मियां? मेरे हाल बड़े चंगे हैं, बिल्कुल बढ़िया। और इस खबर को जानने के बाद तो आपके भी चंगे हो ही गए थे कि भारतीय टीम जो है वो दूसरी बार लगातार डिफेंडिंग चैंपियन T20 विश्व कप उठाया है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। और क्या कमाल करके दिखाया है, क्या कमाल करके दिखाया है। और मुझे शिकायत भी है यहाँ पर आपसे भाई। पूरी दुनिया तो पूरे भारतीय टीम और पूरा भारत जो है पूरा भारत जश्न मना रहा है। शिकायत कर रही हैं? जी, पूरा भारत जश्न मना रहा है, मैं भी जश्न मना रही हूँ। लेकिन आपको याद दिला दूं, जिस दिन हम जश्न मना रहे थे उस दिन मैंने एक मंशा जाहिर की थी आपसे कि यार काश एक छोटा सा बल्ला बैट मैं भी ऐसे चला सकूं। तो आपने क्या कहा था? जी चिंता क्यों करती हो, मैं आपको सिखाऊंगा ना जब अगली बार मिलेंगे। तो मैं आज नहीं सिखाऊंगा। आज मैंने आपको सिखाने के लिए ना, पता है, ऐसी वैसे बहुत एक बड़ी हस्ती को बुला लिया। और वो पता है वो कौन है? पूरी राजस्थान रणजी टीम को वो बल्ला चलाना, गेंदबाजी, वो सब कुछ सिखाते हैं, हेड कोच का काम करते हैं। ये आपने तो आज आपको भी वो कोचिंग दे सकते हैं। कमाल किया। अब मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है, मुझे तो उनसे मिलवा दीजिए फटाफट से। कौन है वो, जल्दी से बताइए। देखिए, उनसे मिलाने से पहले क्यों ना बात की जाए कैसे खेल की। वो कहते हैं ना, एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मुझे याद आता है कि अपनी तमाम आजमाइशों की खबर रख के, अपनी तमाम आजमाइशों की खबर रख के मैं खुद को तराश रहा हूँ सबर रख के। एक खिलाड़ी की जब बात की जाती है और क्रिकेट और जिंदगी, इन दोनों ही मैदानों की बात की जाए ना, तो एक चीज़ समान है, वो ये कि सब कुछ अनिश्चित है। अगले मोड़ पर क्या होने वाला है किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, ये ज़रूर पता है कुछ तीखी बाउंसर्स का हमला भी हो सकता है। ये भी पता है कि धैर्य रखने के बाद वो जो गेंद जब अपने पाले में नज़र आती है तो क्रीज से थोड़ा आगे बढ़ के और गेंद को सीमा रेखा के बाहर भी पहुँचाया जा सकता है। इन सब के बीच में एक संतुलन होता है और वो संतुलन कहलाता है धैर्य। जिंदगी भी तो धैर्य ही मांगती है आपसे। बस लगातार अपना काम जो आप करना जानते हैं उसे लगातार करते रहिए और ऊपर वाले से ये दुआ करते रहिए कि जिस दिन गेंद आपके पाले में हो, बस फिर गेंद जो है सीमा रेखा के पार ही पहुंचने वाली है। और एक ऐसी ही सोच के धनी व्यक्ति आज हमारे साथ है। वो एक बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं और जितने बेहतरीन क्रिकेटर वो रहे हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट भी उन्होंने किया है। और अब जबकि वो राजस्थान रणजी टीम के हेड कोच बन के अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं, तो आइए हम उनका स्वागत करते हैं और पूर्व क्रिकेटर अंशु जैन साहब का स्वागत करते हैं इस मंच पे। अंशु सर, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच सर। सफ़र जो है बड़ा ही नायाब सा रहा है। फिलहाल तो हाथ में बल्ले से ज़्यादा कैमरा भी नज़र आता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अंशु जैन एक ऐसा नाम जो मुझे लगता है कि मैं अपने जब कॉलेज के दिनों में था तो पन्ने जो मैं, क्योंकि मेरा पन्ना हमेशा पीछे से ही पलटा जाता था अखबार का, और वहाँ एक नाम बड़ा मैं बार बार देखता था, अंशु जैन। बहुत सारे क्रिकेटर्स और भी रहते थे, लेकिन अंशु जैन क्योंकि कहते हैं ना कि ओपनिंग बैट्समैन और विस्फोटक अंदाज भी है और कहीं ना कहीं धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करना भी है, दोनों का एक समागम देखने को मिलता था। और ज़िंदगी भी हमसे यही मांगती है, जैसा कि मैं ओपनिंग में भी कहता चला जा रहा हूँ। सर, आपसे यही जानना चाहेंगे, एक ओपनिंग बैट्समैन के तौर पे जो माइंडसेट होता है वो ज़िंदगी जीने का सलीका अलग सिखाता है। वो बताता है कि मुझे कुछ ऐसा करके दिखाना है कि आने वाले जो बल्लेबाज हैं उनके लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाए। सर, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्रिकेट के पिच पर बात करें तो ओपनिंग की बात हम करते हैं, लेकिन ज़िंदगी की ओपनिंग वो कैसी रही? क्रिकेटर बनने का ख्वाब कब पूरा हुआ? कैसे क्रिकेटर बने? आपकी ज़बानी जानना चाहेंगे। इनिशियली क्रिकेट जब मैंने चालू किया खेलना, 93 में मैंने खेलना चालू किया था। उससे पहले प्रैक्टिस थोड़ी सी जो होती है, जो जैसा कि हर क्रिकेटर की होती है कि घर से शुरुआत होती है। घर में आप बैट उठाते हो और उसके बाद आप पार्क में जाते हो, ग्राउंड पे जाते हो और फिर गली मोहल्ले में क्रिकेट होती है, वहाँ आप स्टार बनते हो, फिर आप कोई क्लब को ज्वाइन करते हो। तो ऐसी यूजुअल स्टार्ट मेरी भी हुई थी। घर में फादर को क्रिकेट का शौक़ था, चाचा जी को क्रिकेट का शौक़ था, तो दोनों क्रिकेट खेलना चाहते थे अच्छे लेवल पे।
तो उनके साथ ही उन्होंने उनको एक चाचा जी को जैसे बहुत कंपनी चाहिए थी कि क्रिकेट में कोई ऐसा पार्टनर चाहिए जो दिन रात उनके साथ खेलने को रेडी रहे। तो उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया और वहाँ से स्टार्ट हुआ क्रिकेट गली में। फिर धीरे धीरे ग्राउंड पे जाने से पहले एक मैच था जो फादर की कंपनी के लिए मैंने खेला, जहाँ पे उनका एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती थी साल में एक, जिसमें उनका टॉप मैनेजमेंट भी रहता था साथ में। तो जेवियर्स स्कूल के ग्राउंड पे मैच था वो, मुझे अभी भी याद है। और मैं उस टाइम शायद 12 साल का रहा हूँगा। तो 40 ओवर की मैच थी और मेरे को ओपन करने के लिए भेजा गया था ये सोच के कि बच्चा है चलो खुश हो जाएगा और अभी आउट होके भी आ जाएगा और उसके बाद फिर हम सब खेल ही लेंगे। लेकिन मेरे लिए तो बैट अगर हाथ में आ गया तो मेरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए यही थी कि बैट हाथ में और मैं जितना देर खेल सकता हूँ उसका बारी ले सकता हूँ, जितना मज़ा ले सकता हूँ लेने की कोशिश करता था। तो 40 ओवर में 64 रन नॉट आउट बना के पूरा खेल के आ गया। तो वो शुरुआत थी मेरी क्रिकेट की। क्या बात, वाह वाह तो वाह। कभी पेरेंट्स का आपको सपोर्ट रहा, कैसे आप आगे और बढ़े? क्या पेरेंट्स का अपोजिशन भी झेलना पड़ा या बिंदास आगे बढ़ते गए? क्योंकि जब आप एज अ करियर चुनते हो तो एक धारणा एक वक्त तक, काफी वक्त तक रही थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, समथिंग लाइक दैट, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। उस समय अब जो बदल गई है ना, बदली हुई निकली है मेरे मुंह से। तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। अब हालांकि चीजें बदल गई हैं, अब तो बनोगे लाजवाब, बदल गया है। हाँ, बनोगे लाजवाब, सिनेरियो भी बदल गया। लेकिन आपके समय की जब हम बात कर रहे हैं, वो समय ऐसा था कि पेरेंट्स का एक फिक्स था कि जो 4 जॉब्स हैं जो मानी जाती थी कि इंजीनियर बन जाइए बेटा, IAS RAS में चले जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इस तरह के जॉब आप कर लें। ऐसे में स्पोर्ट्स या आर्ट दोनों ही उसी हम श्रेणी में लेते हैं, उसी क्षेत्र में लेते हैं जहां पर पेरेंट्स का एक अपोजिशन या पेरेंट्स नहीं चाहते कि बच्चा इस लाइन में जाए। आपके साथ कैसा था? आपके साथ कैसा रहा? मेरे लिए भी लाइफ शुरू में इतनी इजी नहीं थी क्रिकेटिंग लाइफ, क्योंकि फादर ज़रूर चाहते थे, चाचा जी भी चाहते थे कि खेलूं, लेकिन ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे क्योंकि उनको ये लगता था कि इस खेल में कोई फ्यूचर नहीं है, कोई करियर नहीं है। और पढ़ाई में उस टाइम में ठीक होता था, मैंने स्कूल को भी कई 3-4 बार टॉप किया 10th तक, और 10th में 78% स्कोर किए। राजस्थान बोर्ड में 63rd या 4th रैंक था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है राजस्थान में। तो वो नहीं चाहते थे कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊं, वो चाहते थे कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। तो वो चैलेंज था मेरे लिए भी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि जब घर के हेड आपको नहीं खेलना देखना चाहते और आपका मन ये है आप उस करियर को परस्यू करना चाहते हो, तो चैलेंज था। मतलब 1-1.5 साल दादाजी ने ढंग से बात भी नहीं की, तो डिफ़िकल्ट था। लेकिन यस, पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को। और यही है ना सर कि अगर पेरेंट्स आपके सपनों को साझा करके और कहीं ना कहीं आपको पुश देते हैं और आपको बताते हैं, आपके साथ तो काफ़ी आप सौभाग्य की बात ये रही कि पिताजी और चाचा जी दोनों का ही साथ रहा। तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं आसान रह जाता होगा कि हाँ ठीक है, मुश्किलें चाहे जितनी मुश्किल हो पर कोशिशें उतनी ही जिंदा दिल हो। अच्छा सर, ऐसी एक कोशिश जिंदा दिल, अभी एक तस्वीर हम देखने को हमें मिलने वाली है और भारतीय टीम उसमें नज़र आने वाली है, और शायद मुझे लगता है उसके बाद जो स्ट्रगल आप लोगों को उस समय देखने को मिली होगी, शायद आज अगर कोई कहे कि मुझे क्रिकेटर बनना है तो ये तस्वीर बहुत कुछ बयां कर देती है कि हाँ बच्चों, तुम अपना सपना पूरा करो, तुम पूरे दिल से खेलो, तुम पूरी तैयारी के साथ खेलो, तो एक दिन परिणाम ऐसा ही होने वाला है, मंजिल मिलेगी। सर ये जो तस्वीर है काफ़ी कुछ बयां करती है, क्योंकि इस तस्वीर की एक ख़ास बात यह है कि ऑल्दो वी आर डिफेंडिंग चैम्पियंस, हम इससे पहले भी हम चैम्पियन रहे, लेकिन जिस क्रिकेट ग्राउंड की मैं बात करता हूँ उस क्रिकेट ग्राउंड पे होम कंडीशंस में एक बार हमको एक ऐसी करारी हार झेलने को मिली थी कि वो तारीख 19 नवंबर 2023 वो हमेशा हमेशा के लिए एक मतलब बुरे सपने की तरह साबित होती हुई नज़र आई। लेकिन उसके बाद भारतीय टीम ने, वो कहते हैं ना कि कुछ भी करने का था लेकिन मेरा ईगो हर्ट नहीं करने का था, ऐसा कुछ खेल नज़र आया। और जो कमाल का खेल भारतीय टीम ने पिछले पूरे ही जो मैं 1.5 साल की ये बात करूं, लगातार ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। बात करें महिलाओं की, महिला क्रिकेट टीम ने भी 2 नवंबर 2025 वो क्रिकेट की जो ट्रॉफी है वर्ल्ड कप उसे उठाया,
भारतीय टीम 2 बार जो है यहाँ चैंपियन बनती हुई नजर आई, चैंपियंस ट्रॉफी भारत ने अपने नाम की, और कमाल ये भी रहा कि अंडर 19 टीम वहाँ भी हम चैंपियन बने, और इसके साथ साथ जो हमारी अन्य टीम होती है जो डिसेबल्ड टीम है वहाँ भी हम चैंपियन बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये कमाल रहा है एज ए क्रिकेटर, कितना फैसिनेट करता है या कितना वो तसल्ली देता है कि अब जो बच्चे, जो आपको स्ट्रगल देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती हुई नजर आए, जो पेरेंट्स को समझाने के लिए कितना कैसा लगता है सर आपको? देखिए, ये आज ये आप जो बता रहे हैं कि 1-1.5 साल पहले एक हार से हमारे लिए बहुत दूर स्वप्न था और उसके बाद हमने जीतना चालू किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और आप काफ़ी सालों से BCCI स्पेशली बहुत अच्छा काम कर रही है इंडिया में क्रिकेट को डेवलप करने के लिए। तो जैसा अगर आप देखें कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बना हुआ है, NCA बनी हुई है, वो आज उसको 26 साल हो गए रन करते हुए। तो ये विज़न आज का नहीं है, बहुत पुराना विज़न है। जब इंडिया ने 83 में वर्ल्ड कप जीता तो हमें ये विश्वास आया कि हाँ, हम इंडियंस क्रिकेट में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। वाह। तो ये शुरुआत मुझे लगता है वहाँ से हुई, और आज जो आप देख रहे हैं ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं कि एक बिलीफ सिस्टम इंडियन क्रिकेट में डेवलप हुआ कि हाँ, हम किसी से कम नहीं है और हम अच्छा कर सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे प्रोग्रेस करता हुआ आज नज़र आ रहा है कि हम डोमिनेट कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। आज क्रिकेट की बात करें तो किसी भी टीम को एक सबसे बड़ा फियर है, वो है इंडियन टीम। वो ये डेवलप इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो प्रोसेस है बहुत अच्छे से चला। मतलब 83 से हम क्रिकेट में BCCI का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उन्होंने ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम किया और आज इसका ही रिजल्ट है कि जो आज हमारे ये प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं इतना अच्छा खेलते हुए। सर ये तो आपने जवाब दिया कि हेड कोच की तरह, अब मैं अब जो जवाब आपसे चाहूंगा एक प्रशंसक की तरह चाहूंगा, क्योंकि 22 गज की पट्टी पर जब वो बल्ला आपके हाथ में होता है तो कमाल तो आप वहां भी दिखाते हैं, हेड कोच के नाते भी आप बहुत सारे कमाल दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक प्रशंसक का दिल क्या कहता है जब भारतीय टीम 8 मार्च की वो जो शाम है जहां भारतीय टीम ये कप उठाती हुई नजर आती है, कमाल वो पूरा परिदृश्य नजर आता है, बन गया था। क्या वो प्रशंसक का दिल क्या कह रहा था उस समय? क्रिकेट अब हिंदुस्तान में क्रिकेट स्पोर्ट्स नहीं रह गया, अब एक रिलीजन हो गया, धर्म हो गया। मतलब आप देखिए कि हिंदुस्तान में जितने भी बच्चे हैं 10 में से 8 बच्चे आज स्पोर्ट्स में अगर कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो क्रिकेट है। तो क्रिकेट में अब इमोशंस जुड़ गए हैं हमारे, हम इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि अगर आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट हमारे कंट्री को कनेक्ट करने में बहुत हेल्प कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आज इसमें आदमी जब खेलता है तो और यह खेल देख रहा होता है तो सब कुछ भूल जाता है जी। वो एक तरीके से वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है उस गेम में कि उसको अगले पल का ये पता नहीं होता कि उसको करना क्या है। या कोई बीमार आदमी को भी अगर आप क्रिकेट मैच दिखा रहे हो तो वो भी उतना ही एनर्जी के साथ एंजॉय करता है जितना कि एक कोई भी स्पेक्टेटर या दर्शक देख रहा है उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि अभी ये गेम नहीं है हमारे लिए, ये रिलीजन हो गया है। तो हम उसको वैसे ही इंजॉय करते हैं जैसे कि गणेश जी के मंदिर जाना है या दरगाह में मत्था टेक के आना है, तो वो चीज़ें हैं सर। तो आपने कैसे एंजॉय किया फिर उस जीत को? ये भी जान ले जरा सा। आई वाज सेलिब्रेटिंग विद माय फैमिली। हम लोग सब साथ में बैठे थे, वर्ल्ड कप फाइनल था एंड वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ सूर्य कुमार यादव इस ट्रॉफी को लिफ्ट करेंगे अलॉन्ग विद गौतम गंभीर एंड ऑल द टीम। तो और वो एक्सपेक्टेड जो था कि हाँ करेगी ऐसा टीम इंडिया, उन्होंने करके भी दिखाया। वो खरे उतरा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भाई एक समय मुझे याद आता है कि अगर सेमीफाइनल की बात करें तो सेमीफाइनल मैच पूरा नेल बाइटिंग मैच था। मतलब पूरे टाइम आपको लग रहा था अब क्या। मुझे याद है हरभजन सिंह साहब ने अपने कमेंटेटरी में कहा था कि एक दौर था जब हम 50-50 मैच खेला करते थे, यानी कि पूरा उसमें 250 का स्कोर या 250 से ऊपर का स्कोर माना जाता था कि हाँ ये अब विनिंग स्कोर हो गया है। T20 जैसे मैच में आप 250 से ऊपर के जब रन्स बनाते हैं, और तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी कि मैच कितना ऊपर जा रहा है और आगे की एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी, उन्होंने पैरामीटर्स कितना ऊपर हो चुके हैं। हम हमारा जो कहना चाहिए कि कितना ऊपर हमने मैच को कर दिया है या स्कोर कितना हाई कर दिया है, तो हम कहाँ कितना ऊपर जाए जा रहे हैं। अच्छी बात है ये। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे कि भविष्य में हमारी और भी पीढ़ी तैयार हो रही है, मैच और भी दिन ब दिन जिसको कहना चाहिए तराश के हम और भी खूबसूरत और भी अच्छा बनाते जा रहे हैं टीम इंडिया। आपने भी खुद ने कहा कि टीम इंडिया एक ऐसी टीम बन चुकी है कि लोग या बाकी की कंट्री जो है वो सब डरने लग गई है। कहाँ आगे हम अपने आप को देखते हैं? देखिए गेम अगर आप देखें तो जैसा आपने कहा कि 50 ओवर में 250 रन किसी टाइम पे बहुत सेफ स्कोर माना जाता था, और बिल्कुल सही बात है।
वो उस टाइम पे वो माइंडसेट प्लेयर्स का भी यही था, पब्लिक का भी यही था और सबका यही था कि 250 रन इज़ अ वेरी गुड स्कोर। लेकिन जैसा जैसे मैं गेम को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, पिछले 32-33 सालों से मैं इस खेल से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जो इवॉल्व हुआ है क्रिकेट, उसमें जो प्लेयर्स का माइंडसेट है वो बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। वो लोग इतने पॉजिटिव हैं, उनका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो एकदम अलग हो चुका है। जो गेम का तरीका था पहले, अब वो तरीका एकदम चेंज हो चुका है। आज के बच्चे बहुत डायनामिक है, बहुत अप्रोच उनकी पॉजिटिव है, बहुत अलग सोचते हैं, बहुत एग्रेसिव सोचते हैं। एंड मुझे लगता है कि उसी वजह से ये सब चेंजेस आए हैं टीम में, कि उनके दिमाग में ये है कि एवरीथिंग कैन पॉसिबल, अचीवेबल है, कुछ भी टारगेट ऐसा नहीं है कि जो अचीवेबल नहीं है। वो इस तरह का सोच रहे हैं बच्चे आज के। तो जब सोच ऐसी बन गई है लोगों की, तो ये 250 रन आज आपको T20 में दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि वनडे क्रिकेट में आने वाले टाइम में 500 और 600 रन भी सेफ नहीं होंगे और ये T20 में भी 300 रन आपको बनते दिखेंगे। इवन इस बार भी यही प्रेडिक्शन लगाए जा रहे थे जब पावर प्ले में संजू सैमसन और मतलब वो खेल रहे थे, अभिषेक शर्मा खेल रहे थे, तब यही प्रेडिक्शन था कि 300 का स्कोर तो हम ले ही लेंगे, अचीव कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज नजर आ रही थी। जी, आगे की अगर बात करें कि आपने इस तरह से बात की कि हम आगे और बढ़ जाएंगे और भी चीज़ें तमाम हम कर लेंगे और भी हमारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर हम बात करें कि आने वाले समय में बादशाहत बनाए रखने के लिए, क्योंकि हम एक मंजिल पर जब पहुंच जाते हैं उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, उस डर को कायम रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो टीम इंडिया को, जैसा मैंने अभी भी कहा कि सेमीफाइनल में हमारे लिए एक नेल बाइटिंग मैच था, तो यानी हमें ये समझ में आ रहा था कि वहां पर हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, चाहे से वो फील्डिंग में हो या बॉलिंग में हो। तो अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए और क्या मेहनत मांगती है अभी टीम इंडिया? देखिए, प्रोसेस है जिसको हम कई सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। टीम इंडिया जिसको कई सालों से फॉलो करती आ रही है, इस प्रोसेस को ही फॉलो करना है, क्योंकि आप हारोगे किसी दिन जीतोगे। क्रिकेट में कभी भी 100% आपके फेवर में रिजल्ट्स नहीं जाएंगे। आप डिसीजंस लेंगे, डिसीजंस कई बार सही बैठेंगे, कई बार नहीं बैठेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका इंटेंट इम्पॉर्टेंट है कि आपका इंटेंट क्या है। एज ए कोच, मैं जैसे आज गौतम गंभीर साहब ने अभिषेक शर्मा को बैक किया फाइनल के लिए, या वरुण को बैक किया, चक्रवर्ती को बैक किया, तो ये वाइस वर्सा भी हो सकती थी चीज़ें। हो सकता था कि अभिषेक शर्मा क्लिक नहीं करते फाइनल में, हो सकता है वरुण चक्रवर्ती क्लिक नहीं करते फाइनल में, तो क्या होता अगर आप उस तरीके से सोचें। उस टाइम भी क्या मैनेजमेंट का सपोर्ट गौतम के साथ रहता, उस तरह अजीत अगरकर का सपोर्ट गौतम के साथ रहता, उस तरह से ही ये सारी चीज़ें अगर चलती नॉर्मली कि हाँ ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है, तो ये चीज़ें ही डेवलप करती हैं एज ए यूनिट। जो डर आज कायम हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि एटमॉस्फेयर ड्रेसिंग रूम में ट्रस्ट वाला है, एक दूसरे पे भरोसा है। वो ये जानते हैं कि आज मैं अपनी टीम के लिए कंट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे बैक किया जाएगा, और इसी वजह से जो बच्चे हैं आज वो नेक्स्ट लेवल अचीव कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि मेरा कोच, मेरा मैनेजमेंट, मेरा सिस्टम मुझे बैक करेगा। तभी आज अभिषेक शर्मा खुल के खेल पा रहे हैं। वाह 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 सर, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रिकेट की बातें, इसके साथ साथ ये लग रहा है ये भी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी हो सकता है कि आपको एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। अगर आप एज ए टीम खेल रहे हैं और कोई दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, कोई दिन आप बहुत एवरेज खेल सकते हैं, ये भी पार्ट ऑफ द गेम या ज़िंदगी का एक पार्ट हम कह सकते हैं। yes. सर, यहाँ मैं थोड़ा सा इधर जो भारतीय टीम के जश्न की या भारतीय टीम की जीत के जश्न की बात के साथ थोड़ा सा मैं बात को तब्दील करने की कोशिश करूँगा। आपको जब राजस्थान रणजी टीम के लिए सिलेक्शन आपका हुआ था, वो पहला मैच आपने खेला था, कितनी यादें ताज़ा हैं उस मैच की, और वो पहली बार कैप का मिल जाना और वो ऐसे खेल के साथ जुड़ जाना जिस खेल में, जैसा कि आपने बताया, 83 के हीरोज़ को आपने लाइव देखा उस समय और कईयों के साथ बाद में आप खेले भी, तो ये अपने आप में बड़ा कमाल रहा। तो जब पहली बार पदार्पण आप कर रहे थे, क्या कुछ चल रहा था जहन में? मेरा पहला रणजी मैच था अगेंस्ट रेलवे, KL सैनी स्टेडियम पे। तो मैं गगन खोड़ा साहब के साथ ओपन करने गया था, बैटिंग करने। अरे वाह। और गगन खोड़ा साहब मेरे आइडियल थे, मैं उनको देख के पढ़ के सुराना एकेडमी मैंने ज्वाइन किया और उनके साथ मुझे रणजी ट्रॉफी में डेब्यू करने का मौका मिला। तो जब मैं आई वॉज ओनली 17, मतलब 17 साल का ही होता था मैं, तो मुझे इतना पता भी नहीं था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती क्या है। मैं बस अपना गेम खेल रहा था
और आई स्टार्टेड वेल। 45 रन्स मैंने उस मैच में, रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में बनाए। अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छा स्कोर है। अनफॉर्चुनेटली एक बट डिसीजन की वजह से मैं आउट हो गया। मुझे कैच आउट दिया गया था, जो कि मतलब मेरे स्लीव के आसपास से लग के गया था बॉल। बट ठीक है, दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। बट ये वो अपॉर्चुनिटी ऐसी थी कि मतलब मुझे, मेरे आज तक भी गूज बम्स, अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे गूज बम्स हो रहे हैं कि क्योंकि आदमी उसी दिन के लिए वो उतनी मेहनत कर रहा होता है। उसको ये पता है कि एक दिन मुझे कंट्री को खेलना है, एक दिन मुझे स्टेट को खेलना है। वो पैशन वो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो वो चीज़, वो फीलिंग थी उस दिन, पहले दिन। तो सर इसी फीलिंग के साथ एक फीलिंग को और अगर मैं जोड़ दूं तो कैसा रहे? एक खिलाड़ी की मैं बात करूंगा जिसके लिए पिछला महीना जो है पूरा अपने आप में ऐसा गया, मतलब मैं बात कर रहा हूँ जनवरी के आसपास की, कि शायद वो भुला देने वाला एक सपना रहा हो, और वही खिलाड़ी फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाता है। देखिए वो कहते हैं ना कि अनिश्चितताएं कितनी भरी हुई है इस खेल में, कि एक दिन आप जीरो होते हैं और एक दिन आप हीरो होते हैं। और ऐसे हीरो मेरे ख्याल से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में इनका बिल्कुल पन्ने में वो नाम लिखा जा चुका है। क्योंकि 3 लगातार हाफ सेंचुरीज, और ऐसी वैसी हाफ सेंचुरीज नहीं, ऑलमोस्ट सेंचुरी के करीब। और जिस तरह का धैर्य, जिस तरह के पराक्रम के साथ वो बल्लेबाजी की है, तो चेटा वी बिलीव इन यू, है ना। तो वो हमें देखने को मिला संजू सैमसन के उस गेम से। सर क्या कहना चाहेंगे एज अ हेड कोच, एज अ प्रशंसक, एक क्या समीक्षा होनी चाहिए इस खिलाड़ी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो इंडिया की टीम में 15 प्लेयर्स हैं वो सब इक्वली टैलेंटेड हैं। बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि कब आप क्लिक करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे संजू, मैं कहूँगा कि उन्होंने जो हार्डवर्क किया, कई सालों से मेहनत की, उसका उनको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था। एक शायद गॉड ने ये प्लान किया हुआ था कि एक ऐसे मौके पे उसको रिवॉर्ड देना चाहिए जब वो ज़िंदगी भर उसको लोग याद करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उसके लिए गॉड का प्लान था, क्योंकि रिंकू सिंह के फादर का डिमाइस अनफॉर्चुनेटली उस टाइम हुआ जब वो 11 में खेल रहे थे और संजू की जगह फिक्स नहीं थी। तो मुझे लगता है कि ये सारी डेस्टिनी ने, शायद डेस्टिनी का प्लान था कि संजू को उनकी जो वर्थ है वो मिलनी चाहिए, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हुई। और आज रिंकू को अनफॉर्चुनेटली ऐसा इंसिडेंस हुआ उनकी लाइफ में कि उनको वहाँ अपने फादर की लास्ट रिचुअल में जाना पड़ा और संजू को मौका मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू और संजू इक्वली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और जो बाकी के खेल रहे हैं वो भी सब इक्वली टैलेंटेड प्लेयर हैं। इट्स ए मैटर ऑफ टाइम किसको कब अपॉर्चुनिटी मिल जाए और वो उसको क्लिक कर ले, भुना ले। तो ये संजू के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स हो गए, और उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली और उन्होंने उसको कैश कर लिया। तो प्लेयर कभी भी पहले भी खराब नहीं थे, आज भी पे तो कभी कोई संदेह था ही नहीं। ये बस एक टाइम होता है, आप काम करते चले जाते हैं ईमानदारी से, तो रिजल्ट्स किसी दिन ना किसी दिन आने होते ही हैं। और फॉर्चुनेटली ये उस टाइम आया जब हमें बहुत ज़रूरत थी। और सोशल मीडिया पे एक क्लिप भी बड़ी वायरल हुई जहाँ रोहित शर्मा जो ब्रांड एम्बेसडर रहे इस टूर्नामेंट के, उन्होंने ये कहा कि आएगा, वक्त आएगा, आपका भी वक्त आएगा। और वो वक्त आया भी, ऐसा वक्त आया कि मतलब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, आप मतलब इमेजिन कीजिए 23वें दिन जब वो पूरा टूर्नामेंट शुरू होता है, उसके 23वें दिन आपको खेलने का मौका मिलता है और आप इस तरह का खेल दिखाते हैं। मुझे लगता है कि वो जो नॉकआउट जो मैच था जहाँ पर वेस्ट इंडीज़ के सामने इंडियन टीम खेल रही थी, वहाँ जो सामने लगातार विकेट भी गिर रहे थे, लेकिन संजू सैमसन अपने आप को, मुझे लगता है उस धैर्य के साथ में बल्लेबाजी करना और अपने आप को बैक करना और एट द सेम टाइम आक्रामक शैली में बल्लेबाजी करना, पूरी तरह से खेल दिखाया। बहुत अच्छी बात किसी ने कही है कि आप तैयार रहिए, मौका आते ही आपको उस तैयारी को दिखाने का मौका मिल जाएगा। तो ये मत सोचिए कि मौका आएगा तब मैं तैयारी करूंगा और अपना प्रदर्शन दिखाऊंगा। आप तैयार रहिए, मौका या यूं कहा जाए कि अवसर कभी भी आपका दरवाजा खटखटा सकती है, तो तैयार रहना जरूरी है। और यहाँ पर संजू सैमसन साहब के बारे में यही है कि वो तैयार थे और मौका आते ही उन्होंने अपनी जो तैयारी थी उसको पूरी तरह फुल ऑन दिखाया भी है, और उसका जो कहना चाहिए कि परिणाम उनको अच्छे ही मिले हैं। बुमराह साहब ने भी, गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह साहब, मतलब क्या कमाल का जो उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की है और जिस तरह से विकेट्स लिए, वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है जिस तरह से हम टीम इंडिया जीती है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्लेयर ऑफ द मैच रहे फाइनल में। जसप्रीत बुमराह के बारे में कहना ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाना वाली बात है, क्योंकि ही इज आइकॉनिक प्लेयर
कंट्री, हाँ। उन्होंने जितने मैच हिंदुस्तान को प्रेशर सिचुएशन से निकाल के दिए हैं, शायद आज की एरा में ऐसा कोई भी बॉलर नहीं है, कंट्री छोड़िए वर्ल्ड में कोई भी बॉलर नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए कि 10 लाखों लोग आपको टीवी पे लाइव शो मैच देख रहे हैं, हज़ारों लोग स्टेडियम में आपको मैच में देख रहे हैं, आपकी टीम का एक्सपेक्टेशंस, आपका सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, आपकी फैमिली का एक्सपेक्टेशंस, पीयर प्रेशर, ये सब आपको देखते हुए आप उस सिचुएशन में जब आपकी टीम सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही है आपसे डिलीवर करने को, और आप कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं कि फ्लूक है कि एक मैच में किया 10 मैच में नहीं किया, आप कंसिस्टेंटली डिलीवर कर रहे हो उसी। और ऐसा भी नहीं है कि आज की तारीख में वीडियो एनालिसिस्ट वगैरह सब टीम के साथ परफॉर्मेंस एनालिसिस बैठते हैं, सबको पता है कि यहाँ बॉल डालने वाला है, डिस्पाइट ऑफ दैट उसके बावजूद भी आप लगातार वहाँ पे कंसिस्टेंटली डाल के परेशान कर रहे हो बैट्समैन को। इट्स अमेजिंग एफर्ट, मतलब मैं कहूँगा कि ये बहुत एक्सेप्शनल एफर्ट है जिसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए कंट्री को। और सेमीफाइनल के जो उस मंच की मैं बात करूं, वहाँ संजू सैमसन जो प्लेयर ऑफ द मैच सेमीफाइनल के रहे, उन्होंने अपनी ज़बानी कहा भी, अगर मुझे मौका मिले तो मैं शायद जसप्रीत बुमराह को ये ट्रॉफी देना चाहूँगा। हाँ। एग्जैक्टली, क्योंकि आप देखिए ना, वो मैच में 7 रन का डिफरेंस था खाली जी इंग्लैंड से। ऑलमोस्ट बैटिंग के लिए फेवरेबल कंडीशंस थी, इंडिया ने 255 रन बनाए और इंग्लैंड ने भी 248 रन बना दिए। ऐसी सिचुएशन जो कि बैटिंग को फेवर कर रही है, और वहाँ एक बॉलर आता है और आपके ऐसे टाइम पे जब सबसे ज़्यादा रन बनने के चांसेस होते हैं डेथ ओवर, उसमें आके 6 या 7 रन दे रहा है, और जब रिक्वायर रेट आपकी 12 से ऊपर 15 से ऊपर चल रही है, तो वो एक्सेप्शनल एफर्ट ही है एक्चुअली। और वो उसी की वजह से, क्योंकि एक हिट का ही तो डिफरेंस रह गया था, एक छक्का लगता और गेम खत्म था आपका। तो ऐसी सिचुएशन में जसप्रीत बुमराह ने प्रेशर को मैनेज करते हुए डिलीवर करके दिया। अच्छा सर, अगेन एक बात और आपसे करना चाहूँगा, आपने बताया कि हमारी नीयत क्या होती है तो कुछ और हो सकता है, लेकिन नियति की नीयत हमारे साथ कैसी है, ये एक कहानी है जो गॉड्स प्लान के नाम से जानी जाती है आजकल। ईशान किशन, द ईशान किशन, जिनको मुझे लगता है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो जिस तरह का खेल रहा उनका अपने आप में कमाल रहा, और झारखंड को इन्होंने चैंपियन भी बनाया, और शायद उसी इनिंग की बदौलत ये आखिरी 11 में इनकी जगह बनती हुई नजर आई, और जिस फॉर्म में ये आए थे उस फॉर्म को इन्होंने कैरी फॉरवर्ड किया, और उसके बाद की कहानी तो कमाल रही। बायलैटरल सीरीज से वो शुरुआत रही, और उसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जिस तरह का खेल इन्होंने दिखाया, और फिर वो खेल लगातार जारी रहा, और फाइनल में भी हमने देखा अरशद की ये पारी इनके बल्ले से भी निकल कर आई, पाकिस्तान के खिलाफ वो 77। अपने आप में ये खिलाड़ी भी, वो कहता ना कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और क्या कमाल का प्रदर्शन रहा ईशान किशन का। क्या कहना चाहेंगे सर? अगेन गॉड्स प्लान तो है, लेकिन एज अ हेड कोच क्या दिमाग में चल रहा है सर आपके, कि जब ये इस तरह का प्रदर्शन आपको मिलता है कि गौतम गंभीर जिस कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक उसी कुर्सी पर आप रणजी टीम के लिए बैठते हैं राजस्थान की, तो दिमाग में क्या चल रहा होता है कि कितनी संतुष्टि मिल रही होती है उस समय? देखिए, झारखंड अभी हमारे पूल में ही थी, सैयद मुश्ताक अली में हम जब साथ में खेले थे, मुझे पता चला कि वहाँ पे क्रिकेट अभी सौरभ तिवारी जी और सौरभ तिवारी सेक्रेटरी बन गए झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के, जो फॉर्मर इंडियन प्लेयर है। उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है कि जो परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ग्राउंड पे दिख रही है आज, चाहे वो ईशान किशन हो, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, या संजू सैमसन हो, या जसप्रीत बुमराह हो, उसके पीछे बहुत पीछे अगर आप जाएँ तो सबसे पहले मैनेजमेंट का ट्रस्ट, कि मैनेजमेंट क्या सोचता है कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड है, आप ये सोच रहे हैं कि हम सही काम कर रहे हैं, रिजल्ट चाहे मर्जी कैसा है। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी, उनका क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया है कि वो प्रोसेस को, इंटेंट को वेटेज दे रहे हैं या परफॉर्मेंस को वेटेज दे रहे हैं। हेड कोच और सपोर्ट स्टाफ, इनका क्या सोच है, ये सब मैटर करता है। उसके बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल बनता है कि हाँ, यहाँ का माहौल ऐसा है, ट्रस्ट कि प्रोसेस को आप इनकरेज कर रहे हो, आप प्रोसेस आपके लिए रिजल्ट मैटर करता है, एटीट्यूड मैटर करता है, रिजल्ट मैटर नहीं करता। तो जब आप ये सोच अपनी टीम के अंदर इंजेक्ट कर देते हो, तो फिर ऐसे रिजल्ट्स आते हैं जो आप रिजल्ट देख रहे हैं। क्योंकि आज आप देखिए ना, पहली बॉल से जाके फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। वो क्यों खेल पा रहे हैं? क्योंकि गौतम गंभीर ने, डेफिनेटली मैं क्रेडिट देना चाहूँगा गौतम गंभीर, अजीत आगरकर, और गौतम ने भी अपने इंटरव्यू में बोला कि राहुल द्रविड़ और VVS लक्ष्मण, मतलब, और जय शाह साहब, मतलब आप समझ रहे हैं कि ये चेन कैसे चल रही है। जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो वैसी चेन चल रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन, जो बैक में जो बैक के आर्टिस्ट हैं, जो स्टेज आर्टिस्ट जैसे बोलते हैं,
वो लोग COE पे लक्ष्मण साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल। राहुल द्रविड़ साहब ने इससे पहले टीम संभाली हुई थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करके दिया, वो कल्चर डेवलप किया। अब गौतम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और अजीत अगरकर जिनको बहुत ब्लेम झेलना पड़ा इन चीज़ों के लिए, सिलेक्शन के लिए, कि वाई दिस प्लेयर, तो एक ट्रस्ट के साथ चले। और जब वो फेल भी है तो उनको बैक किया गया, चाहे वो गौतम को भी बैक किया गया, क्रिटिसिज्म उन्हें भी बहुत झेलना पड़ा। तो आज ये रिजल्ट इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि ये एक सिस्टम है, तभी आप ये रिजल्ट्स देख सकते हैं। प्रोसेस को पूरा सम्मान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये बड़ा जरूरी है। Yes. चाहे जिंदगी की बात हो चाहे क्रिकेट की बात हो, प्रोसेस को पूरा सम्मान देना पड़ेगा। इसी प्रोसेस की मैं बात करना चाह रही हूँ, कोच के रूप में, हेड कोच के रूप में किस प्रोसेस से गुजरते हैं बच्चे जो आ रहे हैं, वही जो इनिशियली आना चाहते हैं। एक और जहन में आजकल सवाल घूम रहा है कि पैशन तो है ही क्रिकेट, लेकिन फैशन भी बन गया है। यानी हर बच्चा, अगर बच्चे को कहा जाए स्पोर्ट्स में जाना तो बेटा किस में जाओगे, क्रिकेट में जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पैशन से ज्यादा भी फैशन भी बनता जा रहा है। तो किस तरह से बच्चा आगे अपना करियर या एक जिंदगी जिएगा जो पैशन से हटकर फैशन की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ फैशन शब्द तो हो सकता है माइट भी ये कैसे रिलेट कर रही है, लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ऐड ऑन करना चाहूँगा। इनके खुद के सुपुत्र भी जो है उनसे भी जब पूछा जाता है तो वो यही कहता है मैं क्रिकेटर बनना चाहूँगा। और कमाल ये है कि इत्तेफाक की बात ये भी है कि आपके स्वयं सुपुत्र जो हैं वो भी क्रिकेट को ही, मतलब क्रिकेट को तरजीह देते हैं, एक फुटबॉल भी खेलते हैं, 2 सुपुत्र हैं। उसका रीजन भी है अजहर सिंह, उसका रीजन है क्योंकि इनके पास भी बैकग्राउंड है, इनके सुपुत्र के पास भी बैकग्राउंड है। अगर मेरे सुपुत्र की बात करें तो मेरे सुपुत्र के पास ही बैकग्राउंड है कि जो फादर है वो क्रिकेट लवर है, तगड़े क्रिकेट लवर, और पूरी फैमिली क्रिकेट लवर है। तो हम बचपन से जो देखते हैं, सुनते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो इनबिल्ट हो जाता है। तो वो भी एक बैकग्राउंड है ना। लेकिन जब हम उन बच्चों की बात करें जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और जो सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी के रूप में अगर कोई गेम लेते हैं, तो उनका पहला शौक या पहला प्रायोरिटी जो होती है वो क्रिकेट होती है। लेकिन शायद ये यशस्वी जायसवाल का उदाहरण चाह रही हैं आपकी ज़बान में, जैसा लगता है। और एक बात और सर, इन्हीं के सवाल को आगे बढ़ाते हुए कि जो बहरहाल ये जो पूछना चाहते हैं कि ट्रेंड जो बन जाता है तो कंपटीशन उतना ही बढ़ जाता है। और जब कंपटीशन बढ़ जाता है तो ये तो सुनिश्चित है कि अब जो प्लेइंग 11 के जो खिलाड़ी हैं, मतलब वो इतने कद्दावर खिलाड़ी हैं कि वो कहीं भी रुख बदल सकते हैं और वो हमें देखने को मिलता भी है। लेकिन अगर हम बात करें भारतीय जो पूरे परिप्रेक्ष्य में, मुझे लगता है कि बेंच स्ट्रेंथ हमारे पास इतनी है कि एक साथ हमारी 4 टीमें खेल सकती है, और चारों इसी कद के खिलाड़ियों की बात अगर मैं करूं, एग्जैक्टली तो ये बहुत कमाल रहा है। और ये इसके पीछे किसे आप श्रेय देना चाहेंगे? जैसा आपने एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी बात तो की, लेकिन फ्रेंचाइजी क्रिकेट कितनी बड़ी भूमिका बन जाती है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करते हैं तो कहीं ना कहीं मेंटालिटी जो है और ब्रॉड हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सिचुएशंस, मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि ब्राज़ील में फ़ुटबॉल क्यों डेवलप हुआ। सिचुएशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे अगर आप कंपटीशन बढ़ने की बात कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं क्रिकेट में। आज हमें फ्रेंचाइजी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप IPL आया, एक प्लेटफॉर्म ऐसा आया कि जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट को शोकेस कर सकता है और रब कर सकता है शोल्डर इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ। तो ऐसे ही ये अपॉर्चुनिटीज़ और सिचुएशंस, कई बार ऐसे हालात होते हैं घर में या आसपास में जो हमें मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि ब्राज़ील की फ़ुटबॉल की, वहाँ हालात ऐसे थे, मैंने पढ़ रहा था उस किताब में कि उन हालातों ने वहाँ पे जो अच्छा स्पोर्ट्स फुटबॉल खेलता है उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल मिलती है, तो उस चीज़ ने बच्चों को मोटिवेट किया। मैं हालात की बात करूँ तो कीनिया में क्यों लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे हालात ऐसे हैं कि हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस हैं और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। एक स्टेडियम है जहाँ पे वर्ल्ड का नंबर 1 भी ट्रेनिंग कर रहा है और बिगिनर भी ट्रेनिंग कर रहा है। तो जब बिगिनर ट्रेनिंग कर रहा है और वो वर्ल्ड नंबर 1 को ट्रेनिंग करते हुए देख रहा है तो उसको माहौल दिख रहा है, पता चल रहा है कि एक इंटरनेशनल एथलीट बनने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर ऐसा होता है कि उस बुक में बड़ी मज़ेदार बात ये भी थी कि जो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता वो नेक्स्ट ईयर कीनिया की टीम में नहीं आ पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो माहौल था कंपटीशन का, इतना कंपटीशन क्रिएट हो गया वहाँ पे, क्योंकि बच्चों ने जो वो अपनी 4 टॉप 4 में नहीं आ पाया और टीम में नहीं आ पाया क्योंकि उसकी एथलीट ने उनको हरा दिया। तो ये सिचुएशंस कई बार ऐसी चीज़ें करती हैं, जैसे आपने यशस्वी जायसवाल का एग्जांपल दिया, माहौल कई बार प्लेयर बनाती है। जी, ये आपने बात की, अभी प्लेयर्स को लेकर हमने बात की, हमने अभी T20 को लेकर बात की, अभी जो वर्ल्ड कप हम जीते हैं उसको भी लेकर हमने बात की है।
आप जब खेलते थे सलामी बल्लेबाजी के रूप में, या जब आप मैदान में उतरते थे, जैसा कि अजहर भी कह रहे हैं कि उस पट्टी पे जब आप उतरते थे, क्या कभी कोई ऐसा किस्सा रहा आपको जो आज भी आपके जहन में है? हाँ, एक मतलब मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट के लिए खेल रहा था, हालांकि मतलब छोटा मैच था करने को, लेकिन मेरे हिसाब से वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। हम लोग रेस्ट ऑफ राजस्थान के अगेंस्ट मैच खेल रहे थे और हम फर्स्ट इनिंग लीड खा चुके थे, तो ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ राजस्थान जीत चुकी थी वो मैच, क्योंकि हमें जो सेकेंड इनिंग में टारगेट दिया गया था वो 27 ओवर में हमें 210 रन चेस करने थे। टेस्ट क्रिकेट में 27 ओवर में 210 रन चेस करना आज भी बहुत मुश्किल काम है, और चौथी इनिंग में तो बहुत, और वो ये मैं बात कर रहा हूँ आपको 92 की, तो जब 95 की, सॉरी, आज से करीब 31-32 साल हो गए उससे। उस टाइम तो ये सोच ही नहीं था। तो हमारे कप्तान साहब ने हमें बोला कि जाओ जाके 27 ओवर बैटिंग करके आ जाओ, या 15 ओवर बैटिंग कर लो, अपने रन बना लो और फिर हैंडशेक कर लेंगे, हाथ मिला लेंगे, अपन हार गए मैच। तो मेरे साथ मेरे ओपनिंग पार्टनर थे, तो हम जब अंदर जा रहे थे तो मैंने कहा, अक्षय श्रीवास्तव उनका नाम था, अक्षय कि या तो ये है कि 15 ओवर खेल के किसी तरह से जूझ जाच के वापस आ जाए, मैच ख़त्म हो जाएगा, कल तुम भी घर चले जाओगे और मैं भी चला जाऊँगा, कोई पूछने वाला नहीं है, या कोशिश करते हैं कि यहाँ से अगर हमने मैच जिता दिया जयपुर को, तो हो सकता है कि तुम टीम में आ जाओ, हो सकता है मैं टीम में आ जाऊँ, कोशिश करके देखते हैं। तो जब हम अंदर जा रहे थे तो हमने कप्तान को कहा कि हम मैच जीतने के लिए खेलेंगे। वाह। तो वो हंसने लगे, वो बोले कि तुम थोड़े से इमोशनल हो रहे हो, अभी छोटे हो इसलिए तुम्हें पता नहीं कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन जब हम अंदर घुसे और हमने स्टार्ट किया, हमने 3 ओवर में 50 रन बना दिए स्टार्टिंग में, तो एकदम से चीज़ बदलने, टर्न अराउंड हो गई, मोमेंटम एकदम शिफ्ट हो गया, और सामने अपोनेंट को समझ में नहीं आ रहा कि इनको कैसे रोकें, और साथ में ड्रेसिंग रूम में हमारे बिलीफ सिस्टम डेवलप हो गया कि हाँ यार ये मैच जीता जा सकता है, एंड वी वॉन द गेम। हमने 2 ओवर पहले वो मैच जीत लिया। वाह, 25 ओवर में ही बना दिया। जी हाँ, तो वहाँ से मुझे लगता है कि एक बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ कि यहाँ चीज़ें बदली जा सकती हैं अगर आप चाहें तो ये बड़ा कमाल है सर। वो कहते भी है ना कि हमेशा सफलता अर्जित करने के लिए समझदार होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी सी दीवानगी, थोड़ा सा पागलपन, थोड़ा सा जुनून भी ज़रूरी है। वो कहते हैं जब आप छोटे होते हैं तो आपने इतना अनुभव आपके पास नहीं होता, तो आपको लगता है कि किया जा सकता है, और वो करके आपने दिखाया भी। सर यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी जो वर्तमान हमारी राजस्थान रणजी टीम है, ये भी अपने आप में बड़ी कमाल है। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं बात करूँ तो बहुत शानदार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं अनिकेत चौधरी, जो हमारे इस मंच में भी काफ़ी दफ़ा आए हैं, और चौधरी साहब का तो कमाल है, मतलब वो कई बार 4 कई बार 5 वो पहाड़ा जो है वो पढ़ लेते हैं, मतलब ऐसा लगता है। तो सर कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इस तरह के खिलाड़ियों को जब आप देखते हैं, और अब अगर हम बात करें बीते 1 दशक की, तो राजस्थान टीम से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे पेसर्स जो इंडियन टीम तक भी गए हैं, खलील की बात करूँ, खलील अहमद या दीपक चाहर, अपने आप में बड़ा कमाल रहा है। राहुल जो स्पिन कराते हैं वो भी पहुंचे। तो सर कैसा लगता है जब आपको ये संयोजन देखने को मिलता है, और एज अ हेड कोच वर्तमान में जब आप हेड कोच हैं, और हिस्सा तो कहीं ना कहीं आप रहते ही हैं, जी हेड कोच ना हो तो भी उस टीम के साथ वो जो भावनात्मक जुड़ाव है वो रहता है, क्या कुछ और करना चाहिए और क्या कुछ अच्छा घट रहा है, उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, हमारे पास राजस्थान के पास फॉर्चुनेटली बहुत अच्छा टैलेंट है, हमारे लड़के मैसिवली टैलेंटेड प्लेयर्स हैं हमारे पास। देखिए आपने जो नाम बताया, अनिकेत चौधरी, इसके अलावा दीपक चाहर, इसके अलावा खलील अहमद, राहुल चाहर, महिपाल लोमरोड, दीपक हुडा, और इनके अलावा जो अभी नए लड़के आ रहे हैं जिनमें अशोक शर्मा, कार्तिक शर्मा, ये मुकुल चौधरी, करण लांबा, इतने प्लेयर्स हैं, ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मैच जिताने की कुव्वत रखते हैं। एक अमन शेखावत भी हैं, अमन सिंह शेखावत भी हैं, वो एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से जो बिल्कुल रॉन्ग फुटेड बॉलिंग करते हैं, उनको देखकर वो मुझे याद आते हैं, वो पाकिस्तान के एक बहुत जो बिल्कुल बॉलर। तो टैलेंट की कमी है नहीं हमारे यहाँ पे। हमारा खाली इतना सा है कि आपको सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करने की बात है। अगर आपने प्रोसेस को फॉलो किया ईमानदारी से तो रिजल्ट्स विल बाउंड टू कम। मैं 2 साल पहले भी रणजी ट्रॉफी का हेड कोच बना था, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था एज ए हेड कोच। उससे पहले मैं 5 साल रणजी ट्रॉफी में असिस्टेंट कोच भी रहा था। तो अमित असावा जी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। उन्होंने प्रोसेस ओरिएंटेड कोच हैं, वो उन्होंने मुझे सिखाया। उन्होंने 2 बार रणजी ट्रॉफी भी जीती उनके टेन्योर में राजस्थान में, तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। उन्होंने बताया कि
आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, प्रोसेस आप बिलीव करें कि प्रोसेस को फॉलो करें। तो वही चीज़ हमने किया उस साल, और हम विजय हजारे का फाइनल्स तक खेले। तो वो एक जर्नी थी हमारे लिए कि 17 साल बाद राजस्थान विजय हजारे के फाइनल्स में पहुंची थी। 17 साल पहले तब पहुंची थी जब हम खेलते थे, मैं खेलता था 2006 में। हाँ, तो उस साल हम फाइनल्स खेले थे। उसके बाद राजस्थान 2023-24 वाले सीज़न में हम फाइनल्स खेले। तो वो जर्नी थी जिसमें हमने अगेन वही चीज़ें जो हमने ये बिलीफ सिस्टम रखा ड्रेसिंग रूम में, हमने कोशिश की कि हम सारी चीज़ों को, जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेशन था उसमें, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी राहुल कावट वाज देयर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सेक्रेटरी साहब सामुता जी थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो सब चीज़ें जब एक स्ट्रीमलाइन होती हैं तो वही चीज़ जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो बिलीफ सिस्टम नीचे आया, वो टीम में आया। टीम को ये भरोसा आया कि हाँ, हम अगर हम टीम के लिए खेलेंगे तो हमें टीम बैक करेगी। तो ये चीज़ें ऐसे चलती हैं। बिलीव की बात चल रही है, तो जब हम फ्रेंचाइजी लीग की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के हमारे जो प्लेयर्स हैं उनमें कितना बिलीव है कि यानी उनका कितना स्कोप है इन फ्रेंचाइजीज लीग को लेकर जो वर्तमान अभी हम काफ़ी लड़के हमारे राजस्थान के आईपीएल में खेल रहे हैं। आप देखेंगे कि 10 से 11 प्लेयर हमारे आईपीएल में पिक हुए हैं जी, और हर साल खेलते हैं आईपीएल में। मतलब ये पोटेंशियल है, इसी वजह से पिक कर रहे हैं, नहीं तो एसोसिएशंस से इसमें इतना सपोर्ट नहीं होता। ये तो प्राइवेट फ्रेंचाइजीज है, इनको तो जो ऐसा लगता है कि जो लड़का उनको मैच जिता के दे सकता है तो उन्हीं को पिक करते हैं। तो उसमें जब वो हमारे 10 या 11 लड़के पिक हो रहे हैं तो ये एक बयां करता है कि हमारा कितना पोटेंशियल है हमारे क्रिकेट में, राजस्थान की क्रिकेट। महिपाल लोमरोड जो वर्तमान में भी कप्तानी कर रहे हैं, तो कहते हैं सर कप्तान और कोच की जो आपसी जो कहते हैं ना कि जो तालमेल होता है ना, वो बहुत डिपेंड करता है एक अच्छी टीम बनाने में। तो सर कैसा है वो तालमेल और क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिपाल इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, बहुत सेंसिबल लड़के हैं और बहुत ही समझदार हैं, और उनका जो गेम सेंस है बहुत ज़बरदस्त है। जैसे हम बैठते हैं साथ में, हम बात करते हैं, वो ज्यूम करते हैं चीज़ों को और वैसी कुछ घटती हैं काफ़ी बार चीज़ें। तो उससे मैं एहसास कर पाता हूँ, रीड कर पाता हूँ कि इनका गेम सेंस कितना अच्छा है, प्रेडिक्ट कर पाते हैं वो चीज़ों को। और उनके साथ जो कम्युनिकेशन है बहुत क्लियर है, बहुत अच्छा है। तो हमारी एक अच्छी बॉन्डिंग है और कोशिश करते हैं कि हम मिलके जो बेस्ट फैसले ले सकें टीम के लिए, और काफ़ी चीज़ें सक्सेसफुल भी रही हमारे बीच में। अच्छा सर, इस बीच में कहते हैं ना कि आपकी क्रिकेट जर्नी बहुत अच्छी रही, उसका समापन भी बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 36 खिलाड़ी से कोच बने, वो भी बड़ा कमाल रहा। तकरीबन 36 जो फर्स्ट क्लास मैचेस आपने खेले और 26 लिस्ट ए के जो मैच आपने खेले, और दोनों में ही कमाल रहा। एक जगह आपने 115 रन का हाईएस्ट स्कोर भी बनाया, एक ऑलराउंडर प्रदर्शन आपका रहा है और कमाल पूरा सिलसिला रहा। अच्छा, इस सिलसिले के ठीक बाद वो कहते हैं ना कि बात लगातार तकदीर की हो रही थी, अचानक बात तकदीर से तस्वीर की होना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपका, जो मैंने ओपनिंग में भी कहा कि कैमरा जो हाथ में कैसे आया, और कैमरा ऐसे वैसे भी हाथ में नहीं आया, काफ़ी रिकॉग्नाइजेशन भी उसमें मिलता है, लोग पसंद भी करते हैं, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी जहां आपका पूरा रुझान चला जाता है अचानक। तो कैसे सर ये डेवलप हुआ? क्योंकि मतलब ये वैसा सा एक तरफ हाथ में बल्ला और दूसरी तरफ सीधा, मतलब वो कहते हैं कि कैमरा। वैसा सा हुआ है कि मुझे अनिल कुंबले याद आ जाते हैं। ये आप खिलाड़ी तराशते तराशते कैमरे की आंख से खिलाड़ी तराशने लग गए या खुद को तराशने लग गए। और जिम कॉर्बेट का वो दृश्य मुझे याद आ जाता है कि जब आप घूमने गए थे और वहां से कहीं ना कहीं शायद आपको ये शौक लगा, तो उसके बारे में आप ही के द्वारा क्लिक की हुई फोटो है। जी कमाल है सर। ये टाइगर जय है, ये रणथंभौर के 6 to 10 जोन को रूल करते हैं। ये सबसे बिगेस्ट टाइगर है वहाँ पे, और इनको सामने से आता हुआ देखना किसी भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए ड्रीम है। और ये हेड ऑन शॉट जब मुझे मिला तो बहुत ही प्यारी यादें हैं। 7-8 दिन तक ये दिख नहीं रहे थे। जोन 10 का शॉट है ये, जोन 10 में 7-8 दिन तक ये दिखे नहीं। ये रिद्दी के मेल कब हैं जो अभी हंगामा मचाए हुए हैं जोन 4 में। तो इनका शॉट है ये शॉट में आप देखेंगे कि मैंने ये नेशनल एनिमल और नेशनल बर्ड दोनों फ्रेम में है, लेकिन मैंने नेशनल बर्ड को फोकस किया है। ये एक डिफरेंट एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का, जब आप मेन सब्जेक्ट को ब्लर कर देते हो। ये बहादुर है, झालाना के प्रीवियस किंग। ये देखिए कितने शिद्दत, आराम से अपनी ग्रूमिंग कर रहे हैं बैठ के। तो ये कुछ ऐसे मेमोरेबल शॉट्स हैं। ये ब्राउन फिश आउल है, ये देखने में आपको छोटा जरूर लग रहा होगा, लेकिन आप इसकी ये जो पेड़ की टहनी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका साइज करीब इतना होता है ब्राउन फिश आउल का। और ये ज़्यादातर
ये हमारे आज के जलाना के किंग हैं अभी। राणा साहब है, ये बहुत पॉपुलर लेपर्ड है और ये इनका बिहेवियर बिल्कुल टाइगर जैसा है। अच्छा सर, मैं बात करूं, चाहे बात 22 गज की उस पट्टी की हो, चाहे बात करूं तो वो जो लेंसेज को आप जूम इन जूम आउट या फोकस में आप लाने की बात करें, दोनों ही जगह धैर्य बहुत चाहिए होता है, क्योंकि ये शॉट आपको जब चाहिए होता है तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि लोगों को पता लगे कि कितनी देर वो जो आपने वो जो शॉट बताया कि 7 दिन तक इंतज़ार भी किया, तो धैर्य बहुत चाहिए होता है। क्या कहना चाहेंगे सर? फोटोग्राफी ने मुझे एक सबसे अच्छी चीज़ जो दी वो दी कि पेशेंस डेवलप किया मेरा, क्योंकि आपको एक मन माफिक शॉट लेने के लिए कई बार कई सालों तक वेट करना पड़ा। ये शॉट भी हम देख पा रहे हैं, क्या कमाल। ये बड़ा रेयर शॉट है, क्योंकि मतलब आप इस तरह का बिहेवियर नहीं है इस एनिमल का। आप मंगूस को कभी इतना क्लोजली, इतना इजीली आप नहीं देख सकते। ये मेरे बहुत पास में थे और बड़े आराम से बैठे हुए थे, तसल्ली से इन्होंने फोटो खिंचाई। जबकि मंगूस क्या होता है, जनरली मूव करते रहते हैं बहुत आसानी से, इतने आराम से तसल्ली से बैठते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, इनके कैमरे की आंखों ने इनकी आंखों का जो इमोशन कैप्चर किया है वो बड़ा कमाल का है। आई कांटेक्ट शॉट्स का ब्यूटी ये है कि जब फोटोग्राफी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप आई कांटेक्ट शॉट्स ले पाते हैं तो फोटो में जान आ जाती है। तो ये चीज़ है कि मतलब जैसे ये शॉट है बैकलिट, इसमें सूरज की रोशनी इनके पीछे पड़ रही है, इसलिए इसकी ब्यूटी अलग है। मतलब आप देखें तो वैसे और मस्ती चल रही है। फोटोग्राफ शुड टेल स्टोरी। एग्जैक्टली। अब जैसे ये इनका एग्रेसिव मोड था, ये एरोहेड टाइग्रेस के मेल कब है, जिनको अभी रिलोकेट कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी बीच में आपने सुना होगा रणथंभौर में 2-3 मिस हैपनिंग्स हुई थी। तो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल शॉट जब यस। तो इन सब में जब आप फोटोग्राफी क्लिक कर रहे होते हो, अभी आपने खुद ने कहा दिस इज आल्सो वेरी रेयर शॉट, 5 स्पॉटेड आउटलेट टुगेदर। तो मुझे लग रहा है पूरे परिवार के साथ फोटो खिंचाने के लिए आए। बोले आज फोटोग्राफर साहब आ चुके तो भैया जी स्माइल जो हम अपने परिवार में करते हैं। ये देखिए नींद से जागी हुई की खुमारी साफ दिखाई दे रही है। वाह वाह वाह। तो कुछ इस तरह योगा पोज देते हुए बहुत ही खूबसूरत। कुछ शॉट्स ऐसे, मतलब शॉट्स शुड टेल स्टोरी। हाँ, मैं वही स्टोरी की बात जानना चाह रही हूँ कि जब आप कोई शॉट ले रहे हैं इस तरह का या जो भी है, आपके जहन में उस समय क्या स्टोरी क्रिएट होती है? क्योंकि आप ये अचानक ले रहे हैं और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के लिए कहा भी जाता है, सेम वही क्रिकेट के पिच की बात है कि सारी अनिश्चितताएं हैं। exactly. और वहां पर भी यही है, स्टोरी अपने आप कभी कभी बन जाती है। लेकिन क्या उससे पहले आपके जहन में कोई स्टोरी होती है, किस तरह से फ्रेम सेट किया जाएगा? क्योंकि फोटोग्राफी में प्रकाश का, फ्रेम का, आपके कैमरा लेंसेज का, सबका एक संयोजन होता है, उसी के साथ में एक अच्छी फोटोग्राफी हो पाती है। तो किस तरह से या क्या स्टोरी आप क्रिएट करते हैं पहले? देखिए, पहले तो आपको ये स्टोरीज मन में क्रिएट करनी पड़ती है। आप विजुलाइज करते हैं कि ऐसा होगा और उस एंटिसिपेशन के साथ आप अपने आप पोजीशन वैसी बनाते हैं जी, कि आप उस पोजीशन में आते हैं कि सामने से, जैसे मुझे ये शॉट लेने के लिए मुझे 4 सफारी वेट करना पड़ा मैटिंग शॉट लेने के लिए, और लास्ट के 6 मिनट में बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाकया है इसका कि ये मेल टाइगर है, 120 गणेश भी बोलते हैं इनको, और ये फीमेल है 124 रिद्धि। ये 4 दिन से साथ में थे, मीटिंग चल रही थी इनकी, लेकिन मैं 2 सफारी सुबह शाम की कर चुका था एक दिन पहले, और 2 सफारी दूसरे दिन मेरी ख़त्म होने वाली थी। मतलब चौथी सफारी के आखिरी 7-8 मिनट बचे थे। ड्राइवर बोला सर चलें, मैंने कहा अभी हम बाहर निकलने में हमें कितना टाइम लगेगा? तो बोले सर 4 मिनट बाहर निकलने में लगेगा। तो मैंने कहा अभी हमारे पास 3 मिनट है, वी शुड वेट। तो मैं आपको बता रहा हूँ पेशेंस कितना ज़रूरी है, कितना इम्पॉर्टेंट है। तो 1 मिनट पहले फीमेल आती हैं, उनको वापस से जाती हैं और वो फीमेल को फॉलो करता है स्ट्रेच करने के बाद, और जस्ट 1 मिनट के अंदर ये शॉट मुझे मिला, और ये शॉट लेने के बाद मैं बाहर चला गया। ये कॉर्बेट की ब्यूटी है। कॉर्बेट ये अवनी है, जिस कनकटी, जिसके लिए मैंने बताया था कि मिस हैपनिंग में ये भी इन्वॉल्व थी। शी इज़ वेरी एग्रेसिव। ये एरोइड के बच्चे हैं दोनों जो खेल रहे हैं आपस में। एरोइड बड़ी फेमस टाइग्रेस है रणथंभौर की, जो अब नहीं रही हैं, मछली के जीन की हैं। लेपर्ड पेड़ पे क्लाइंब करते हुए सारे, मतलब कुछ स्टोरी टेलिंग, जैसे ये जिम कॉर्बेट का शॉट है पेड़ से उतरते हुए। स्टोरी के पीछे प्रेरणा कहाँ से? यानी कि ये स्टोरी क्रिएट हो रही है जो आज हम देख पा रहे हैं और हमारे दर्शक देख पा रहे हैं जी।
फोटोग्राफी की प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब अचानक क्रिकेट खेलते खेलते बल्लेबाजी घुमाते घुमाते कहाँ से कैमरा साथ में आ गया, वो प्रेरणा जानना चाहते हैं। मैं बड़ा जुनूनी सा इंसान हूँ मैम। मुझे क्रिकेट भी ऐसी खेला मैंने, और फोटोग्राफी भी ऐसी चालू हुई। हम लोग नैनीताल जा रहे थे फैमिली ट्रिप पे, तो बच्चों ने जिद पकड़ ली बीच में जिम कॉर्बेट को देख के कि हमें जिम कॉर्बेट जाना है, जिम कॉर्बेट जाना है। तो मैं उनको समझाता था कि भाई ओपन जिप्सी होती है, टाइगर वाइल्ड एनिमल है, कुछ भी हो सकता है, बहुत रिस्क है, तुम्हें टाइगर देखना है, मैं तुम्हें जू में दिखा देता हूँ, नैनीताल जू चलते हैं, वहाँ से टाइगर देख लेते हैं। लेकिन वो माने नहीं बच्चे। तो वहाँ फिर मैंने किसी को रिक्वेस्ट करके सफारी अरेंज की। तो हमारे एक गाइड थे बच्ची सिंह जी, उन्होंने हमको शाम को आके डूज एंड डोंट समझाना चालू कर दिया एक दिन पहले सफारी से, कि आपको जंगल में ये ध्यान रखना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये करना है। तो मैं अपनी वाइफ से बोल रहा था, यार हम बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जंगल में सफारी करने को जा रहे हैं? तो शी सेड कि अब देखो जो जैसा वो बोल रही है उनको फॉलो करना है हमें। तो हम अंदर गए तो मुझे इतना खूबसूरत लगा, क्योंकि नेचुरल हैबिटेट में जब आप जानवरों को देखते हैं तो नेचर से आप बहुत क्लोज कनेक्ट हो जाते हैं। वहाँ पे इतनी ब्यूटीफुल बर्ड्स थी, खूब सारी बर्ड्स को देखा हमने, और हमारे सामने मतलब मैंने टाइगर को किल करते हुए फील किया। देख नहीं पाए क्योंकि झाड़ियों के सामने झाड़ियाँ आ रही थी हमारे सामने, पर हमारे सामने टाइगर ने डियर्स को अटैक किया, और जो जंगल का माहौल बदला, वो जो थ्रिल था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स। क्योंकि वो थ्रिल जब बंदरों ने अलार्म कॉल देना चालू किया, हिरन भागे इधर से उधर, और सडनली एक आवाज़ आई चिल्लाने की, टाइगर ने उसको पकड़ लिया, और वो जो माहौल था, तो जो अब तक बचपन के किस्से कहानियों में सुना था उसे लाइव एक्सपीरियंस करना अपने आप में कमाल है। सर इस समय घड़ियाल बाबू जरा सा इशारा कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि देखिए मुलाकात तो बड़ी अच्छी है, बातें भी बहुत सारी हैं, बातें बहुत सारी करने की है। तो अभी गागर में सागर जरा बातों को कर दिया जाए, और एक रैपिड फायर राउंड जिसे हम अलबेलो अंदाज कहते हैं, वो आपके साथ खेल लिया जाए आपकी इजाजत के साथ। श्योर। तो क्या कहते हैं, बिल्कुल हो जाए शुरू? आइए। तो सबसे पहला सवाल मैं दाग रही हूँ बिल्कुल साहब के ऊपर। एक शब्द में अगर आपको आपके लिए कहा जाए तो आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? कम्युनिकेशन स्किल। वाह, कम्युनिकेशन वो नजर आता भी है। जैसा टेस्ट, वनडे या T20? टेस्ट। कैमरा या बल्ला? बोथ। यार डिप्लोमेटिक हो गया। हाँ अच्छा सर, बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई बायोपिक बनती है, कोई पिक्चर बनती है। अगर आपकी कोई पिक्चर होती तो उसका टाइटल क्या होता, शीर्षक क्या होता? राजू बन गया क्रिकेटर। दिल मांगे क्या? रणजी ट्रॉफी। ओह वाह, डेफिनेटली मिलने वाली है, मुझे खुशबू आ रही है जैसा कि सर ने तैयारी की हुई है। खुशी का सबसे बड़ा पल थ्रू आउट योर करियर, आपकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा लम्हा? व्हेन आई रिप्रेजेंटेड कंट्री इन जूनियर्स में, इंडिया अंडर 19 जब मैं खेला। वाह, 27 फरवरी 1999। क्या बात है, तारीख एकदम परफेक्ट याद है। तो हम चाहते हैं कि ये दुआएं हमारी तरफ से, पूरी हमारे डीडी राजस्थान की तरफ से बनी रहे, शुभकामनाएं हैं। अब चलते चलते, क्योंकि अजहर साहब आपने ही कहा कि घड़ियाल बाबू हैं, वो इशारा कर चुके हैं, चलते चलते हमारे युवाओं को जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत समय कम है, तो शॉर्ट में अगर आप अपनी बात क्रिकेटर बनना चाहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो बहुत सारी चीज़ें लाइफ के बारे में सीखते हैं, क्योंकि क्रिकेट में जितने उतार चढ़ाव आते हैं उतने लाइफ में नहीं आते। तो स्पोर्टिंगली लीजिए चीज़ों को, और खेल को इंजॉय कीजिए, उसका लुत्फ उठाइए। रिजल्ट पे मत जाइए, क्योंकि बहुत कम लोग अचीव करेंगे उस चीज़ को, लेकिन जो उसका मज़ा है वो आपके हाथ में है कि आप उसको हर दिन उसको एंजॉय करें। क्या तो बात है, एंजॉय कीजिए खेल को। वो एक गीत भी है ना कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही तो जीत है। तो बस वो इत्मीनान रखिए, आपका मौका आएगा और वो मौके से। और यहाँ पर भी हम एक गीत के साथ में जो हमारी मुलाकात है, इस वादे के साथ में कि फिर से मुलाकात होगी, और यहाँ पर राजस्थान की माटी से जुड़ा एक गीत देख लेते हैं। तो चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप इस स्टूडियो में आए, थैंक यू सो मच। और यहाँ पर अलबेलो राजस्थान का ये अलबेलो सा राजस्थानी गीत। तो दर्शकों से भी लेते हैं विदा, दर्शकों का भी देते हैं धन्यवाद, और सर का भी देते हैं धन्यवाद। और फिलहाल गीत सुनते हैं, देखते हैं और मस्ती में झूमते हैं। आइए।
मारू थारा देश में और निपजेती रतन एक ढोलो दूजी मारवणी ए तो तीजों रंग अरे सुंदर गोरिये नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादान गोरिये थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए सुंदर गोरिये ओ नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादान गोरिये माथे पे तू नड़ी सोवे माथे रोज निकारी रे माथे पे तू नड़ी सोवे माथे रोज निकारी रे आँख में नथड़ी चौकी लागे आँख में नथड़ी चौकी लागे मुखड़े रोशनदारी रे सुंदर गोरिये नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादानी गोरिये थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए सुंदर गोरिये ओ मतवाली गोरिये सुंदर गोरिये मतवाली गोरिये अरे हाथा में मेहंदी सोवे हाथी रोज निकारी रे हाथा में मेहंदी सोवे हाथा रोज निकारी रे हाथ में थारे चूड़ी नो सोवे हाथ में थारे चूड़ी नो सोवे हाथा रोज निकारी रे सुंदर गोरिये नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादान गोरिये थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए थारे रूपिरों में करा चाहे बखानिए सुंदर गोरिये नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादान गोरिये ऐसी पगलिया में पायल सोवे पगलिया रोज निकारी रे पगलिया में पायल सोवे पगलिया रोज निकारी रे पगलिया में थारे बिछिया सोवे पगलिया में थारे बिछिया सोवे पगलिया रोज निकारी रे सुंदर गोरिये नादान गोरिये सुंदर गोरिये नादान गोरिये
थारे रूपी